गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ विजयलक्ष्मी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक। ठीक है, इसमें हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड, जो स्कूली पाठ्यक्रम यानी स्कूली शिक्षा के साथ साथ में जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज जो सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। ठीक है, तो शिकार करने से लेके भोजन जो होता है, खाद्य संग्रह मतलब खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करना और उसके बाद में भोजन का उत्पादन करना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। जो लास्ट जो चैप्टर था, चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, चैप्टर जो फर्स्ट था उसमें हम लोगों ने देखा था किस तरह से जो पुराने लोग हैं उन्होंने एक जगह पे बसना स्टार्ट किया और उसके बाद में वो एक जगह से दूसरी जगह जानते थे। तुषार की रेल यात्रा, देखिए एक बॉक्स में जो दिया होता है ना, उससे हम लोगों को एक आइडिया हो जाता है कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर से रिलेटेड ही होता है ये। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसने खिड़की वाली सीट मिल गई, ठीक है, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू की थी। सिर्फ 150 साल पहले, ठीक है। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। बस जो थी ना वो उसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो जिस तरह से जो ट्रेन आई, बसेज आई, तो उससे पहले जो लोग थे ना वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आरंभिक मानव, देखिए आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, ठीक है, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती थी। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक यानी शिकारी, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, भोजन के इंतज़ाम करने की विधि मतलब पुराने टाइम में क्या होता था कि अभी जैसे हम लोग खाना बनाते हैं वो तो फैसिलिटी नहीं थी, तो इसलिए लोग जो होते जंगलों से खाना इकट्ठा करके लाते थे और उसको फिर स्टोर करके रखते थे। ठीक है, आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके रखते थे ये लोग। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। ये जो शिकारी थे और जो खाने को इकट्ठा करने के लिए जो लोग जाते थे ना, तो इसके बहुत सारे कारण थे। पहला कारण ये कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। देखिए ऐसा था कि वो अगर एक एरिया में रहते तो एक ही जगह की जो सारी चीज़ें थी ना, तो फिर वो कुछ समय के बाद में ख़त्म हो जाती थी, तो इसके लिए फिर उनको अगली जगह पे जाना पड़ता था। दूसरा कारण ये है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तो जानवर है वो भी अपने भोजन के लिए जाते थे। तीसरा कारण है पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, ये आप सबको पता है। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे कि जैसे सर्दी में कहीं पे कोई फल उगता है और कोई फसल होती है तो लोग सर्दी में वहाँ जाते हैं और गर्मी में वहाँ से वापस दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ पे फसल होती है। और चौथा कारण ये है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों, नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो आज जिस तरह से पानी ज़रूरी है उसी तरह से
पुराने लोगों को भी काफ़ी ज़रूरत होती थी, और जहाँ पे उनको आसानी से पानी उपलब्ध होता था वहाँ पे वो लोग रहने लग जाते थे। तो कुछ जो नदियाँ थी वो वर्ष भर बहती थी, ठीक है, और कुछ जो नदियाँ थी वो बारिश पे निर्भर करती थी। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो पुराने जो लोग थे वो क्या क्या काम करते थे, किस तरह से वो रहते थे, तो इनके बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे, ठीक है। तो शिकार करने के लिए और जो जंगलों में जाने वाले लोग थे उन चीज़ों का यूज़ किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। तो देखिए, ये पूछ सकते हैं कि आरंभिक जो मानव थे ना, उन्होंने किन किन चीज़ों के औजार बनवाए थे? तो पत्थरों के बनाते थे, लकड़ियों के और हड्डियों के। ये 3 इम्पोर्टेंट है। इनमें से जो है पत्थरों के आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे, ठीक है, हैंडल लगा लेते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता। तो मानव जो है ना, उसने काफ़ी विकास कर लिया था। देखिए, ये इस तरह के जो हथियार हैं, औजार जो है ना, इनका यूज़ करते हैं। पत्थर के औजारों का उपयोग देखिए बाएं दिखा रखा है, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। यहाँ पे जड़ों को खोदते पत्थर से। और दाएं में दिखा रखा है, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सीलने के लिए किया जाता था, ठीक है। ये इस तरह से जानवरों की जो स्किन होती थी, खाल, उसको सीलते थे। रहने की जगह निर्धारित करना। अब जो लोग थे उन्होंने रहने की जगह जो है वो कैसे निर्धारित की? मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल है। देखिए, पुरा स्थल मतलब पुराने स्थान जहाँ पे लोग रहते थे, जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रहों के होने का प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो ये इसके अंदर जो लाल जो त्रिकोण में था, देखिए इस तरह से मानचित्र में बता रखा है। पूरा पाषाणिक पुरास्थल, ये देखिए इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इनको बताया गया है, ठीक है। तो पुरास्थल जो थे भीमबेटका, ये जो त्रिकोण दिखा रखा है ना लाल वाला, इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, भीमबेटका, जो एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर। इसके बाद में देखिए कुरनूल की गुफाएं हैं, हुसंगी जो है वो है, ये 3 ही इसमें दे रखे हैं। देखिए भीमबेटका जो हमने ऊपर देखा था, भीमबेटका आधुनिक जो मध्य प्रदेश है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भीमबेटका जो है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। जो चट्टानें होती हैं उनको काट के जो बनाई जाती है ना गुफाएं और कंदराएं, लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? तो देखो, गुफाएं क्यों बनाते हैं लोग, गुफाओं में क्यों रहते हैं? वो सेफ रहते हैं ना, धूल मिट्टी बारिश, इस वजह से। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। तो उस टाइम पत्थरों के जो औजार थे वो बनाए जाते थे, तो लोग अच्छे अच्छे पत्थरों की तलाश के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। शेल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? देखिए, ये एक शेल चित्र है। शेल चित्र क्या होता है? जो गुफा की जो दीवारें होती है ना, उनके ऊपर बनाते हैं। शेल जो चट्टान बोलते हैं उसको। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ ही दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं के से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, इस तरह से। तो जो गुफाएं थी, उनकी जो दीवार थी ना, चट्टान अंदर का हिस्सा, देखिए गुफाएं कैसे बनाते थे? पहाड़ है या जो छोटी चट्टानें होती है ना, उनको काट के और उसको रहने की जगह बना लेते, यहाँ रहते, और उसके बाद में यहाँ की जो दीवारें थी उनको वो पेंटिंग कर लेते थे, कुछ ना कुछ ड्रॉ कर लेते थे। और ड्राइंग के लिए भी वो
पत्थर का ही यूज़ करते थे। ये है भीमबेटका किला। देखिए पुरास्थल, पुरास्थल क्या होते हैं? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, पुरानी जो चीज़ें मिली हैं, ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में भी उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर भी हो सकती है, अंदर, और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। ठीक है, तो पुरानी जहाँ से हम लोगों को चीज़ें मिलती है ना, उसको बोलते हैं पुरास्थल। उसके बाद में देखिए आग की खोज। ठीक है, जो आग थी उसकी सबसे पहले खोज कैसे की गई? मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, पृष्ठ नंबर 13 पे। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। यहाँ राख के अवशेष मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, और नोट्स के रूप में लिखना चाहें तो वहाँ भी आप लिख सकते हैं कि राख के जो अवशेष है वो कहाँ मिले? कुरनूल गुफा के अंदर। इसका मतलब ये कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो ये आग का उपयोग था। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? तो बहुत सारे तरीकों के लिए भी हम लोग आग का उपयोग करते हैं ना। नाम और तिथियाँ, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बारे में उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। ठीक है, आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। स्टार्टिंग जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ को पूरा पाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्दों, पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। ठीक है, तो प्राचीन जो पत्थर का काल था, यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। देखिए टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे पूरा पाषाण जो टाइम है वो कब से कब तक था। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। ठीक है, तो आरंभिक पूरा पाषाण युग, मध्य पूरा पाषाण युग और उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हो गई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ या मध्य पाषाण युग कहते हैं। ये अंडरलाइन कीजिए आप लोग कि पर्यावरण बदलाव की मिलते हैं कि हमारे जो आसपास का जो भी एनवायरनमेंट चेंज हुआ ना, वो मध्य पाषाण युग के अंदर हुआ। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण कहा जाता था, छोटे होते थे इसलिए। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरे जैसे औजार मिलते थे, जिनके जो बोन्स, हड्डी जो होती है ना, उसका हैंडल लगा होता था। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें इसके अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। ठीक है, तो मेन जो है ना, टाइम को 3 पार्ट में, जैसे पहला जो पाषाण पूरा पाषाण था, इसको 3 भागों में बांटा गया था। इसके बारे में आगे डिटेल में आएगा। देखिए पर्यावरणीय जो बदलाव आया था ना, उसके बाद में क्या क्या परिवर्तन आए। जलवायु जो है वो बदल गई। बदलती जलवायु, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। ठीक है, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों, प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे कि ये जो जानवर है वो क्या खाते हैं और इनका जो प्रजनन काल होता है वो क्या होता है। तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की सोचने लगे। ठीक है, साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। तो जो जलवायु बदली थी ना, एनवायरनमेंट में चेंज हुआ था, उसके बाद में धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ गई थी, लोग एक जगह रहने की सोचने लगे थे। खेती और पशुपालन की शुरुआत।
इस दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न भिन्न इलाकों में देखिए कौन कौन सी फसल, गेहूँ, जौ, धान। तो प्रारंभिक जो फसलें हैं उनके नाम ये हैं, गेहूँ, जौ और धान। अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगी थी। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। मतलब जो भी कृषि की जो चीज़ें थी ना, वो उन लोगों ने धीरे धीरे अपनानी शुरू कर दी कि जो कोई भी पौधा है वो किस मौसम में उगता है और किस मौसम में वो फल देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो उन लोगों ने धीरे धीरे सीखनी स्टार्ट कर दी। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। ये अंदाज़ लगा रहे हैं कि इस तरह से जो है ना लोगों ने खेती करनी स्टार्ट की थी। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कीजिए कि जो सबसे पहला जो पालतू जानवर था ना वो कुत्ता माना गया है। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। ठीक है, तो उन्होंने पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया। बसने की प्रक्रिया देखिए, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। ठीक है, देखिए एक जगह रहने के लिए लोगों ने पहले पौधे उगाए और उस एरिया को कवर किया, जैसे पौधा उगाया और उस एरिया को कवर किया और उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे जानवरों को भी रखना स्टार्ट कर दिया, तो ये एक जगह बस गए। अपनाए गए ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधे जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह ये है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे और जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते जिनकी बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता ताकि फिर से उगाने के लिए उनके पास गुण सुरक्षित रह सके। तो खेती के लिए जब उनको बीज की ज़रूरत पड़ती तो फिर वो बीज भी उनको मिल जाता। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। तो इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए चैप्टर है वो थोड़ा सा लंबा है, फिर ये वीडियो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे के जो पार्ट है ना, एक नवी जीवन शैली, इसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।